तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका एक आपका यूनिट है जिसका नाम आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और जो आपका जो टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई 2022 का जो टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें इसकी वेटेज आपकी 12 मार्क्स की है। और इस यूनिट में जो आपका सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट आता है वो आपका आता है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जिसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आपकी ये फर्स्ट वीडियो क्लास होगी इस यूनिट की। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है आपकी इस यूनिट की। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एग्रीगेट डिमांड की आपकी एक डेफिनेशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है डेफिनेशन? कि एग्रीगेट डिमांड का पहली बात तो एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू ए बाई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन कौन आते हैं? देखो, कभी कभी आप पढ़ते हो कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपके आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या कभी कभी आपके ये आ जाते हैं। और कभी कभी आपके सेक्टर में आ जाते हैं गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फार्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, इकोनॉमिक्स को जो हम सेक्टर में जब डिवाइड करते हैं ना, तो दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम सेक्टर्स को जब डिवाइड करते हैं तो हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन के बेस पे और एक होता है आपका डिमांड के बेस में। जब हम प्रोडक्शन के बेस पे जब इकोनॉमी को जब सेक्टर में बांटते हैं ना, तो हम तीन सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, तीसरी सेक्टर। जब हम बात करते हैं डिमांड के बेस पे, तो डिमांड के बेस पे हम इकोनॉमी को चार सेक्टर में बांटते हैं, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना कि प्रोडक्शन के बेस पे हम इकोनॉमी को तीन सेक्टर में बांटते हैं और डिमांड के बेस पे हम इकोनॉमी को चार सेक्टर में बांटते हैं। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं डिमांड की, चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट का मतलब क्या? टोटल। एग्रीगेट का मतलब टोटल। चूंकि अभी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं ना सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं चार लोगों की, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब इन चार लोगों से है। यहाँ पे डिमांड का मतलब क्या है? देखो, डिमांड का मतलब यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ चीज़ को चाहना। जैसे कि मान लो कि मुझे एक आईफोन चाहिए या मुझे गाड़ी चाहिए, तो क्या मैं इसे डिमांड कहूँगा? नहीं। इसे मैं डिमांड तब कहूँगा जब मेरे को आईफोन खरीदने के लिए मेरे जेब में पैसे भी हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अगर मुझे आईफोन चाहिए तो इसको मैं डिमांड नहीं कहेंगे इकोनॉमी में। डिमांड तब कहेंगे जब उस आईफोन को खरीदने के लिए मेरे जेब में पैसा भी हो। जब दोनों चीज़ें जब मिलती है ना, इच्छा और पैसा, जब दोनों चीज़ें जब मिल जाती है आपस में, तब वो इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट बनता है। और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। यानी कि टोटल जो डिमांड है, टोटल जो आपकी डिमांड है, किसकी डिमांड है? यानी कि इकोनॉमी के जितने भी आपके सेक्टर है, यानी कि डिमांड की वजह कितने होते हैं आपके सेक्टर में? चार लोग होते हैं, यानी कि हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी आपके डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में, यानी जो भी इनका सम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, उससे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे आगे बहुत अच्छी बात लगी गई है, आर प्लानिंग टू द बाई। अच्छा, यहाँ पे अभी सवाल बोल रहा है कि हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या लोगों ने डिमांड कर ली है, क्या करने वाले हैं? किसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं? जो डिमांड हो चुकी है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, या जो होने वाली है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं? तो यहाँ पे ना आपके दो वर्ड्स हैं, एक आपका होता है एक्स एंड और एक आपका होता है एक्स पोस्ट। एक्स एंड का मतलब ये होता है जो होने वाला है। एक्स एंड का मतलब होता है जो होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। जबकि एक्स पोस्ट का मतलब होता है जो हो चुका है। जो आप इकोनॉमी में, जब इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ते हो ना, या स्टैटिक जो पढ़ते हो, वो आपकी एक एक्स पोस्ट इकोनॉमी होती है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो जो आपकी ऑलरेडी बीत चुकी है। जबकि माइक्रो और मैक्रो जो होती है ना, वो आपकी एक एक्स एंड, यानी कि एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में हो, जो फ्यूचर में आपके होने वाली है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी में के सेक्टर में जो भी आपके सेक्टर है जो प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने के लिए, यानी अभी करा नहीं है डिमांड है। अभी हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में चार लोग रहते हैं, उन्होंने भी डिमांड करा नहीं है, वो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं डिमांड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्स एन। अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम से, अभी इनकम भी नहीं कमाई, यानी फ्यूचर में जो इनकम कमाएंगे उस इनकम से वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे।
और जब हम उन डिमांड को जब एक साथ जब ऐड कर देंगे सभी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का, तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड, यानी कि टोटल डिमांड। यानी कि जब हम हमारी जो सेक्टर में जो 4 लोग रहते हैं, डिमांड की बेस हम इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांटते हैं, तो जो 4 जो लोग जो डिमांड करेंगे, अभी करा नहीं है, करेंगे फ्यूचर में, तो उसको जब हम ऐड कर देंगे ना, जब हम सम कर देंगे, तो वो आपका बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे एक चीज, इससे पहले यहाँ पे एक चीज और देख लो, जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के जितने भी जो लोग हैं जो डिमांड करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जब उसको हम सम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो जो आपकी हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड हमारे, आपको पता है कि हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड भी होती है। तो हाउस होल्ड जो अपने कंजप्शन के लिए, हाउस होल्ड जो अपने कंजप्शन के लिए जब किसी चीज़ का जब डिमांड करता है ना, जब हाउस होल्ड जो अपने खुद के कंजप्शन के लिए जब किसी चीज़ का जब डिमांड करता है, तो उसे हम कहते हैं फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। जब हमारे प्रोड्यूसर, जब हमारे प्रोड्यूसर यानी जो फर्म होती है उसे प्रोड्यूसर भी कहते हैं, जब फर्म अपने अपने बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस यानी उसके लिए जब डिमांड करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब हमारी गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट डिमांड करती है? हाँ, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। गवर्नमेंट डिमांड इसलिए करती है ताकि वो सोसाइटी में वेलफेयर कर सके। तो गवर्नमेंट जो डिमांड करती है ना इकोनॉमी में, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जो डिमांड करती है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो आपका फोर्थ जो सेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी इकोनॉमी में, तो और वो जो डिमांड करती है उसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। उसे हम कहते हैं, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट, यानी जो आप, यानी कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि जो आप दे रहे हो, जो आप अपने कंट्री से जब किसी और को देते हो, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब आप किसी और से लेते हो, कोई प्रोडक्शन या कोई गुड्स लेते हो, तो उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक्स, यानी आप इस चैप्टर के अंदर आपको कई बार शॉर्ट वर्ड्स मिलेंगे, जैसे एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट से होता है। इस चैप्टर के अंदर एक्स का मतलब आपका एक्सपोर्ट से होता है, एम का मतलब आपका इम्पोर्ट से होता है, वाई का मतलब आपका इनकम से होता है, और आई का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट से होता है, और सी का मतलब आपका कंजप्शन होता है। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आई का यूज़ कर लिया है, तो इसलिए हम इनकम के लिए आई का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इनकम के लिए यूज़ करते हैं वाई का, और इम्पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं एम का। यानी आपके शॉर्ट वर्ड्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। यानी कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी के जो आपके जो 4, जो कि मैंने आपको कहा कि डिमांड के बेस पे हम इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांटते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हाउस होल्ड जो डिमांड करती है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। जो फर्म जो डिमांड करती है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो गवर्नमेंट जो डिमांड करती है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो डिमांड करती है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। और जब हम इन सभी की डिमांड को, यानी जो हमारे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर है, जब हम इन सभी के डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे ना, तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है आपका कंजप्शन से। कंजप्शन कौन कौन करता है? कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉर्म करती है। जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट जो करती है डिमांड, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। और एक्स माइनस एम कौन करता है? आपके डैश ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो इकोनॉमिक के जितने भी आपके जो सेक्टर हैं जो आपके डिमांड करते हैं, जब हम उनका सम कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। अभी डिमांड करा नहीं है, फ्यूचर में करेंगे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एक्सटेंड। जब इन्हें सम कर देंगे तो इसे हम कहेंगे आपका एग्रीगेट डिमांड। उसे हम क्या कहेंगे? आपका उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। लेकिन 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 रुक जाओ, हमारी जो दुनिया है ना, देखो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ब्रह्मांड है, इकोनॉमिक्स एक यूनिवर्स है, एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है। कौन? इकोनॉमिक्स। लेकिन उस इकोनॉमी की दुनिया में भी जो हमारा जो ग्रह है ना, हमारा जो प्लेनेट है ना, उसमें सिर्फ, यानी इकोनॉमिक्स के दुनिया में रहते हैं 4 तरह के लोग, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स की दुनिया में। लेकिन उस दुनिया में जो हमारा जो ग्रह है ना, जो हमारा जो प्लेनेट है ना, हमारा जो देश है ना, उस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर 4 तरह के लोग नहीं रहते, इकोनॉमिक्स में 4 तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उस इकोनॉमी के दुनिया में जो हमारा जो देश है उसमें रहते हैं सिर्फ 2 तरह के लोग। एक रहती है हाउस होल्ड और एक रहती है आपकी फर्म, यानी कि गवर्नमेंट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी इकोनॉमी में नहीं रहती। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना रहती हो, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। जहाँ पे एक्सपोर्ट ना होता हो, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना होता हो, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो देश है, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, और हमारे दुनिया में गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहती।
इसका मतलब ये है कि हमारे दुनिया के लिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं है, हमारे दुनिया के लिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब सी प्लस आई प्लस जी नहीं है। हमारे दुनिया के लिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब है बस आपका सी प्लस में आई, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स की दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग रहते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड जो डिमांड करेगी उसे हम सी कहते हैं, और जो फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम आई कहते हैं। इसके अलावा और कोई हमारी दुनिया में नहीं है। तो हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब सिर्फ बस सी प्लस में आई है आपका, और कुछ नहीं है हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको ये कहा कि एडी जो है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, जो एडी के बराबर क्या है, सी प्लस में आएगी, हमारी दुनिया देश में गवर्नमेंट और राष्ट्र मतलब नहीं रहती। तो यहाँ पे एडी बराबर क्या है, सी प्लस में आई। तो इस सी प्लस आई में पहले मैं बात कर रहा हूँ सी की, यानी पहले मैं बात कर रहा हूँ वहां पे मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात अभी पहले मैं ही कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हाउस होल्ड जो कंजप्शन करती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी के नाम से डोनेट करते हैं। और जो कंजप्शन जो होता है ना वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, यानी कि इनकम और कंजप्शन का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस तरीके से आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, सॉरी कंजप्शन, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजप्शन, आपका खर्चा नहीं, हाउस होल्ड ज़्यादा खर्चा करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है एक टेबल, जैसे कि मान लो कि आपकी इनकम अभी जीरो है, अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, आपकी इनकम अभी जीरो है, तो क्या कंजप्शन भी जीरो होगी? नहीं। जब बंदा जब कुछ भी कमाता नहीं है ना, तभी कुछ ना कुछ खर्चा तो करता ही है। जब बंदा जब कुछ भी नहीं कमाता उस पॉइंट पे भी बंदा कुछ ना कुछ तो खर्चा करता ही है। जैसे कि आप अगर अभी कुछ भी नहीं कमा रहे, तभी आप स्कूल जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कुछ ना कुछ खर्चा कंजप्शन कर ही रहे हो। यानी कि इनकम जब जीरो होने के बावजूद भी बंदा कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी इनकम जीरो थी लेकिन आप कंजप्शन 80 रुपये का कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब जीरो इनकम पे जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे उस पॉइंट पे जो आप कंजप्शन करते हो ना, जो डिमांड करते हो, जो कंजप्शन करते हो, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी कि जब जीरो इनकम पे जो आप कंजप्शन करते हो जितने रुपए का, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे कि यहाँ पे हम जीरो इनकम पे आप 80 रुपये का कंजप्शन कर रहे हो ना, तो इसको कहेंगे हम ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या हुआ कि आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, आपने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया और आपने 200 रुपये कमा लिए आज। यानी कि आप पहले आज आपने 200 रुपये कमा लिए, तो आपको पता है कि इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजप्शन भी पक्का इंक्रीज होगी। जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब तक आपकी कंजप्शन भी आपकी इंक्रीज होगी। तो आपकी इनकम बढ़ गई, कितने रुपए से बढ़ गई आपकी इनकम? 200 रुपये से। तो आपने क्या करा, अपना कंजप्शन भी बढ़ा दिया। पहले आप सिर्फ 80 रुपये का कंजप्शन कर रहे थे, पहले आप बेसिक चीजें पूरे कर रहे थे, अब आपने क्या किया, आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे करने भी आपने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है। तो जहां पहले आप 80 रुपये का कंजप्शन कर रहे थे, अब आप 240 रुपये का कंजप्शन कर रहे हो, यानी आपने अपना कंजप्शन आपने बढ़ा दिया। आपकी इनकम फिर बढ़ गई, आपकी इनकम 200 रुपये से कहाँ पे पहुंच गई, आपकी इनकम 200 रुपये से पहुंच गई 400 रुपये पे। तो आपने अपना कंजप्शन और बढ़ा दिया, आपने अपना कंजप्शन, आपने अपना खर्चा और बढ़ा दिया। आपने अपना कंजप्शन 240 से आपने कर दिया 400 रुपये का, यानी कि आपने 160 रुपये से आपने कंजप्शन और बढ़ा दिया। फिर आपकी इनकम फिर बढ़ी तो आपने अपना कंजप्शन फिर बढ़ा दिया, 560 रुपये कर दिया। फिर आपकी इनकम जब 800 रुपये हो गई तो आपने अपना कंजप्शन फिर बढ़ा दिया। आपकी इनकम तो 1000, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रही आपने अपना कंजप्शन आपने फिर बढ़ा दिया। यानी कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई थी ना कि इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ेगी ना उस रेट से आपकी कंजप्शन नहीं बढ़ेगी। जिस रेट से आपकी कंजप्शन बढ़ेगी उस रेट से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हो ना, तो इनकम आपकी हर बार 200 रुपये से बढ़ रही है, लेकिन कंजप्शन आपकी बढ़ रही है हर स्टेज में सिमिलर बढ़ रही है 160 रुपये से। हर स्टेज में आपकी इनकम सॉरी कंजप्शन आपकी बढ़ रही है 160 रुपये से। इनकम आपकी, यानी कि इनकम का इंक्रीज होने का रेट आपका ज़्यादा है कंजप्शन के इंक्रीज होने के रेट से। ये इसका आपका, ये आपका हमेशा होता है, जितने रेट से आपकी इनकम बढ़ेगी ना उस कम रेट से आपकी कंजप्शन इंक्रीज होगी। और जब हम जीरो इनकम में जो कंजप्शन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आप कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करे हो गई, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है हर चीज। फर्स्ट पॉइंट देखो कि जब इनकम जीरो होती है तब भी हम कंजप्शन कुछ ना कुछ करते हैं, जैसा अभी मैंने कहा।
सेकंड पॉइंट, कि जीरो इनकम पर जो कंजप्शन होती है उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। तीसरा, कंजप्शन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, जैसे कि हर स्टेज में आपकी कंजप्शन 160 रुपये से इंक्रीज हो रही थी, तो ये आपका रूल है, ये आपकी केनियस की थ्योरी है। लेकिन जिस रेट से कंजप्शन इंक्रीज होगा उस रेट, यानी कि वही कह रहा है कि कंजप्शन का इंक्रीज होने का रेट आपका इनकम के इंक्रीज होने के रेट से हमेशा कम ही होगा। इंक्रीज तो होगा लेकिन उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हो इसका, यानी अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है 4 नंबर का तो आप ऐसे ग्राफ बनाकर भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या क्या रखना है, देखो एक्स एक्सेस पे आपको लिखनी है इनकम और वाई एक्सेस पे लिखना है आपको कंजप्शन। ऐसा क्यों, ग्राफ के अंदर जो चीज किसी पर जब डिपेंड करती है ना तो उसे हम लिखते हैं वाई एक्सेस के अंदर। तो चूंकि आपकी कंजप्शन आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होती है, तो जो चीज डिपेंड होती है उसको हम ग्राफ के अंदर लिखते हैं वाई एक्सेस के अंदर। तो चूंकि कंजप्शन आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे इकोनॉमिक्स के अंदर तो कंजप्शन को आप लिखोगे वाई एक्सेस के अंदर और इनकम को लिखोगे आप एक्सेस के अंदर। यहाँ आपने जो लिख दी आपने इनकम 200-400 रुपये एक्सेस के अंदर और आपने ऊपर लिख दी कंजप्शन। जैसे कि आपने कहा कि आपकी कंजप्शन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना कि कंजप्शन का कर हमेशा ओरिजिन पॉइंट से अबव होता है, क्योंकि आप कंजप्शन आप हमेशा कुछ ना कुछ करते ही हो जब जीरो इनकम पे भी, यानी आपकी कंजप्शन कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, आपकी कंजप्शन स्टार्ट होती है हमेशा 80 रुपये से, जरूरी 80 हो, यानी कि हमेशा ओरिजिन पॉइंट से आपकी ऊपर से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे 0-80 के डिफरेंस को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम 0 और 80 के डिफरेंस को कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी आप जहां पे जब ग्राफ बनाओगे ना ऐसे, तो आपका कंजप्शन का इंक्रीज तो होगा लेकिन एक कांस्टेंट रेट से आपका इंक्रीज होगा, एक कांस्टेंट रेट से आपका कंजप्शन हर स्टेज में इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो ये आपका क्या था, ये आपका कंजप्शन का कर्व था। ये कंजप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि हमने एडी में जो होता है आपका हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे 4 तरह के लोग डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं, हाउस होल्ड एंड फार्म। तो एडी बराबर क्या होता है हमारे लिए सी प्लस माई, और सी का मतलब हमने समझ लिया, ग्राफ भी समझ लिया, टेबल फॉर्म भी समझ लिया, और क्या क्या होता है इसके बारे में भी हमने समझ लिया सी के बारे में, यानी कंजप्शन के बारे में।